लास्ट क्लास में ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था, याद है? यस सर। यस सर। और ग्रेविटेशन में अभी सिर्फ और सिर्फ आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो स्कूल में पढ़ चुके हो, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, उसका एप्लीकेशन बताया था। यस सर। इतना ही किया था ना? हाँ सर। यस सर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब ये होता है किसी ऑब्जेक्ट को फील्ड में किसी भी पॉइंट पर हम रखें और उस पर जितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस फोर्स को अगर हम मास से डिवाइड कर देंगे, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, उसको हम लोग उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। गोइंग बाय द डेफिनेशन, gravitational field at a point is the amount of force experienced by unit mass placed at that point. ठीक है? So, sorry. Gravitational field at a point is amount of force experienced by unit mass. यूनिट मास का मतलब होता है 1 kg। Placed at that point. मतलब सपोज कोई एक मास है, m मास है मान लो, तो m अमाउंट का मास है, इस पर कहीं फोर्स लग रहा है, मान लो ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है Fg इस डायरेक्शन में। तो m मास पर अगर Fg लग रहा है तो यूनिट मास पर F अपॉन m लगेगा ना? तो इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल फील्ड होगा फोर्स अपॉन मास। या ऐसे भी कह सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड अगर E है, मतलब 1 kg पर E अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, तो m kg पर m इंटू E अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। इसका यूनिट होगा न्यूटन पर केजी। क्लियर है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड। इसको पहले कॉपी कर लो, ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन।
सर सर बोलो बेटा। सर वो एक बार वापस बताओ ना, यूनिट एन बाई केजी कैसा है? क्या? वो ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन देखोगे। ग्रेविटेशनल फील्ड का डेफिनेशन है अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास placed at a point is called gravitational field at that point, है ना? यस सर। तो किसी पोजीशन पर हम 1 kg का मास रख दिए, उस 1 kg के मास पर जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर होगा। ठीक है। यस अगर सर। m kg का मास रहता तो उस पर जितना फोर्स लगता वो निकाल लिया, यस सर। है ना? तो m kg के मास पर जितना फोर्स लगेगा, m की जगह 1 kg होगा तो वो फोर्स डिवाइडेड बाय m उतना ही लगेगा। यस सर। तो फोर्स अपॉन मास इज ग्रेविटेशनल फील्ड, वही लिख दिया। हाँ सर। सर हाँ, सर ये हम 12th का भी इसमें 12th का भी होगा थोड़ा सा। क्या 12th का होगा? 12th का ग्रेविटेशनल 12th में ग्रेविटेशन भी है क्या सर? पता नहीं सर। तो सर फिर 12th का स्टार्ट कब होगा वैसे? किस बोर्ड में हो तुम? सीबीएसई। सीबीएसई में? सिलेबस देखो ना एक बार। ओके तो सर। ग्रेविटेशन के बाद वाला जो चैप्टर मैं शुरू करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो तो 12th में है, मुझे याद है। ओके सर। फिर उधर सोम सर पढ़ा रहे होंगे, क्या पढ़ा रहे हैं अभी? हीट एंड थर्मो। हीट एंड थर्मो भी 12th में होगा शायद। फिर सॉलिड फ्लूइड। हाँ, वो हीट एंड थर्मो के बाद सर पढ़ाएंगे, वो 11th में होगा। अच्छा सर, हम अभी कंबाइन मतलब हाँ जो हाँ, 11th का टॉपिक है अगर वो 12th में भी है वो भी पढ़ा रहे हैं एक साथ। जेई प्रिपरेशन में 11th 12th अलग अलग नहीं होता है, ये हम लोगों का अपना फ्लो होता है। ओके ठीक है। सर। तो हाँ, बट मेरे ट्रैक में नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑनवर्ड, अब जितना भी पढ़ाऊंगा सब सीबीएसई के सिलेबस में 12th में है। ओके। ठीक है। ओके सर। ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं कहीं कहीं।
तो बुक में अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ मिल जाए, इसका मतलब कुछ और है, ऐसा नहीं है। इसी का दूसरा नाम है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब क्या, डिफरेंट शेप साइज के ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाला, ये दोनों चैप्टर में सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट 99% फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, क्योंकि केवल मास की जगह चार्ज हो जाएगा, अदरवाइज सारा डेरिवेशन सब कुछ, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, इतने का ही फर्क होगा, लेकिन सारे मैथमेटिक्स सब कुछ सेम है। तो थोड़ा ध्यान से देखते रहना आगे। अब क्या है, हर शेप साइज के ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले gravitational field due to a point mass. Gravitational field at a point due to a point mass. सबसे आसान है पॉइंट मास निकालना। सपोज ये एक पॉइंट मास है m, और इस पॉइंट मास के कारण यहाँ से r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो मन ही मन अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर 1 kg का मास है, और जो फोर्स लगेगा वही हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो? डेफिनेशन यही है ना? बोलो। यस सर। यस इस पर फोर्स किधर लगेगा? फोर्स पहली बात तो इधर लगेगा, है ना? तो यहाँ पर अगर हम फोर्स लिखेंगे तो G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा। यस सर। ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, और डायरेक्शन किधर होगा? तो अट्रैक्टिव। ऐसा होगा? बोलो। यस सर। या अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, वेक्टर फॉर्म में सिखाया था पिछली क्लास में, तो ऐसा भी लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू -GM अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। वेक्टर R क्या हो गया? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें,
ग्रेविटेशनल फील्ड वर्सेस पोजीशन का। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू वैसे वैसे डिक्रीज करती जाएगी। यस सर। है ना? तो E वर्सेस R का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा। माइनस साइन इसलिए लिया, अट्रैक्टिव के डायरेक्शन को मान लो माइनस कहते हैं, या ऐसे भी पोजीशन वेक्टर के अपोजिट है। तो जैसे जैसे आर मतलब पोजीशन इंक्रीज कर रहा है, इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, और आर की वैल्यू 0 कहाँ होगी? इन्फिनिटी पर जाके। आर की वैल्यू 0 इन्फिनिटी पर जाके होगी ना, सॉरी ई की वैल्यू 0। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। क्लियर है? बोलो। फोर्स और डिस्टेंस का भी ऐसा ही ग्राफ है। क्या? द फोर्स और डिस्टेंस। जोर से बोलो ना। सर फोर्स और डिस्टेंस का भी ऐसा ही ग्राफ होगा ना? हाँ, फोर्स ही तो है ये। अच्छा। ये फोर्स ही तो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड है। 1 kg पर जो फोर्स लगता है उसी को ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। हाँ। कॉपी कर लो इसको। आगे बढ़ू? हो गया? Yes, sir. दूसरा, इसी तरह किसी भी शेप साइज के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल सकते हो। ग्रेविटेशनल फील्ड at a point on on the axis of a uniform rod मतलब कुछ ऐसा है। सपोज ये एक रॉड है, इस रॉड का मास m, लेंथ l, ऐसा कुछ। ये यूनिफॉर्म रॉड है, इसका लेंथ l है, इसका मास m है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है
जो रॉड से x डिस्टेंस पर है। यहाँ पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड ढूंढना है पॉइंट P पर। समझ आया? तो पॉइंट मास का फॉर्मूला ऊपर देखे थे, तो इस रॉड में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मासेज ही तो होंगे, है ना? हाँ सर। तो कुछ इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। कोशिश करो जरा। एकदम आसान है, डरने की जरूरत नहीं है। सर ऊपर के मतलब ग्राफ में अगर हमने साइन कन्वेंशन मतलब सर मतलब पॉजिटिव ले लिया तो सर वो पॉजिटिव मतलब सर फर्स्ट लोकेशन में जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। जरा जल्दी कोशिश करो फटाक से। आया कुछ? तो बहुत ऐसा किया है हम लोग ना,
इतने चैप्टर में करते आ रहे हैं। चलो यहाँ से आर डिस्टेंस पर अगर हम छोटा सा डी आर लेंथ ले लेते हैं तो ये पॉइंट मास डीएम हो गया। Yes. हो गया। Yes, sir. इस डीएम की वजह से पॉइंट पी पर फील्ड मिलेगा डीई। इस डीई का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जी डीएम अपॉन आर स्क्वायर। हाँ या ना? Yes, sir. तो इसको लिखेंगे जी डीएम को लिखेंगे लैम्डा इंटू डी एक्स या डी आर, जो भी कह लो, डी आर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। Yes, sir. लैम्डा क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ। तो जी एम बाई एल डी आर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा हो गया। बोलो। Yes, sir. तो इसको r इज इक्वल टू एक्स से x प्लस एल तक इंटीग्रेट कर देंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड मिल जाएगा। आया समझ में? एक लाइन का था। तो जी एम बाई एल इंटीग्रल डी आर अपॉन आर स्क्वायर फ्रॉम r इज इक्वल टू एक्स टू एक्स प्लस एल, ऐसा होगा। Yes, sir. 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1 by r. -1/r। तो ये हो गया -1/r। लोअर लिमिट x, अपर लिमिट x प्लस एल। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, जी एम अपॉन एल 1/x -1/x प्लस एल। ऐसा कुछ होगा? Yes, sir. कॉपी कर लो। हो गया? आगे बढ़ूं? Yes. आगे बढ़े? बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट, यही रॉड है मान लो। सब कुछ वही, यही रॉड, मास m, लेंथ l। ये इसका सेंटर है। हमें जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है वो यहाँ है। मान लो ये पॉइंट C है, यहाँ से x डिस्टेंस पर। आई बात समझ में? Yes, sir.
और टोटल मास m है यूनिफॉर्म। कोशिश करो इस पॉइंट P पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है।
आया कुछ? बोलो। देखो इधर तुम दिमाग नहीं लगाते हो। तो यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पर अगर हम dr लेंथ का एक छोटा सेक्शन लेते हैं तो ये एक पॉइंट मास हुआ, हाँ या ना? Yes, sir. तो इस पॉइंट मास की वजह से यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो इधर होगा, हाँ या ना? Yes, sir. हम चाहें, दोनों मेथड है हमारे पास, आपको समझ में आए इसके लिए ऐसा कर देता हूँ। इधर भी ले लेते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है, नहीं भी ले सकते हैं। यहाँ से आर डिस्टेंस पर, यहाँ से आर डिस्टेंस पर सिमिलर dr लेंथ का एक ये ले लेते हैं। तो इसके कारण ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर होगा dE, उतना ही होगा, न कम न ज्यादा, है ना? Yes, sir. तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये हो जाएगा dE का साइन थीटा कॉम्पोनेंट, ये भी हो जाएगा dE का साइन थीटा कॉम्पोनेंट, और ये नीचे की ओर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ dE cos थीटा, हाँ या ना? सर। होगा ऐसा? यस सर। Yes, sir. तो इस डायग्राम को देखकर लगता है आपको कि इसका ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की ओर होगा, आई मीन वर्टिकल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल वाला कोई नहीं होगा। Yes, sir. मतलब अगर मैं इस 2dE cos थीटा को r इज इक्वल टू 0 से L/2 में इंटीग्रेट कर दूं तो मेरा आंसर आना चाहिए, होगा? यस सर। तो हमारा आंसर होगा इंटीग्रल ऑफ टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो ठीक है, देखते हैं अभी, बट 2dE cos थीटा फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 टू L/2, ये हमारा जो भी कैलकुलेट करके आए ये हमारा आंसर होगा। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका था कि हम dE sin थीटा i कैप माइनस dE cos थीटा j कैप को माइनस L/2 से प्लस L/2 तक इंटीग्रेट कर देते तो भी i कैप का कोफिशिएंट 0 आता। ठीक है, ये दोनों बात समझ आया कि नहीं? Yes, sir. है ना? अब ये वैल्यू इंटीग्रेशन वगैरह देखते हैं, ये तो हो गया मेथड। अब कैलकुलेशन पे आते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं। तो अब इसके कैलकुलेशन पार्ट में आओ, जरूरी है इसलिए इम्पोर्टेंट। मेरा क्या है, मैं सीधे फॉर्मूला लिख के बढ़ जाता, लेकिन यही सेम कॉन्सेप्ट आपका मास के बदले चार्ज हो जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाएगा। तो जो dE होगा वो होगा G dm अपॉन इस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये r है ये x है, तो ये x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। यस सर। होगा पक्का? इस ट्रायंगल में cos थीटा क्या होगा? b/h, that is x upon under root r square plus x square, होगा ऐसा? यस सर। तो ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। सो इंटीग्रल ऑफ 2 g dm इज लैम्डा इंटू dr, ठीक है? तो वो L/2 से 0 को
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा हो गया मेरा एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हमारा वेरिएबल यहाँ आर है और एक्स कांस्टेंट है। तो ये हो गया 2g लैम्डा एक्स, 2g लैम्डा एक्स, ये सब कांस्टेंट है। इंटीग्रल dr अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 फ्रॉम 0 to L/2। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ तक भी कर लेते तो मेरा काम चल जाता। इसके बाद का थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटीग्रेशन है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन है। पुट भी क्या करना है, ऊपर तो वैसे दिख रहा है। देखो tan थीटा इज r/x दिख रहा है, tan थीटा इज r/x। Yes, sir. तो r को हम x tan थीटा लिख देते हैं। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो dr इज x sec स्क्वायर थीटा d थीटा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है। तो नीचे से क्यूब थीटा दिख रहा है आपको, बोलिए। ऐसा दिख रहा है? अरे एक्स आर को एक्स tan थीटा लिखो, तो एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, ऊपर पावर 3/2 है। Yes, तो स्क्वायर वाला टर्म गया, क्यूब बच गया। yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया 2g लैम्डा एक्स, 1/sec इज कॉस, तो फाइनली बच गया cos थीटा d थीटा। अब इंटीग्रेट करना आसान है ना। cos का Yes. इंटीग्रल क्या होता है, Sin. sin थीटा। अच्छा, लिमिट अभी पुट करते हैं। तो ये हो गया 2g लैम्डा एक्स, sin थीटा क्या होगा, देखो ट्रायंगल में जरा, tan थीटा r/x है, तो sin थीटा क्या होगा, r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। Yes, Yes, sir. तो r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। r की वैल्यू 0 से L/2। तो ये हो गया 2g लैम्डा एक्स। r की वैल्यू L/2 पहले पुट कर दीजिए, ठीक है। r की वैल्यू L/2 पुट करेंगे तो क्या होगा, माइनस r की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, 1/x बचेगा रूट हटाने के बाद। r की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो 0 हो जाएगा ये। तो नहीं रह रहा है, हाँ। r की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, Yes, sir. है ना। तो ये फाइनली हो गया मेरा 2g। अब लैम्डा को लिख देता हूं मैं m/l, ऊपर हो गया x, ये L/2, नीचे फिर 1/2 अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो ये 2 भी हटा दिया मैंने,
तो ये फॉर्मूला नहीं है, जस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो 2gmx अपॉन एल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस 4x², ये आपका आंसर होगा। और डायरेक्शन किधर होगा? नीचे की ओर, डायग्राम में दिख रहा है। सर वो एल भी कट हो जाएगा ना कहाँ पे? डिनोमिनेटर में? हाँ हाँ, डिनोमिनेटर का एल भी कट हो जाएगा, सही बोल रहे हो। ये वाला जो समझ के कि स्टेप कॉपी कर लो। मेरा पर्पस सिर्फ इन सारे क्वेश्चन में डरो मत, ये है कि इस तरह का विजुअलाइजेशन खुद से ये करना कि कहाँ हम पॉइंट मार्क्स लें, कैसे इंटीग्रेट करें, मतलब इस तरह का खुद से सोचना, ये इम्पोर्टेंट ज्यादा है आप लोगों के लिए। सर आपने वो अल्फा 2 से क्यों इंटीग्रेट किया? क्या बोल रहे हो? तो वो अल्फा 2 से 0 क्यों इंटीग्रेट किया, वो नहीं समझा। l/2 से 0 कहाँ किया? 0 से l/2 किया ना। हाँ सर, वही सर। तुम एक बार फिर पहले भी पूछे थे, मैंने जानबूझ के इग्नोर किया था, मैं सोचा कहीं खुद दिमाग लगाओगे। सर समझे। बस इसमें समझने का कुछ है ही नहीं। आर का पहले बताओ, मैंने इंटीग्रेट किस क्वांटिटी को किया? एक्स को, आर को, किसको किया?
सर आर। लिमिट है वो आर का है, आर का है ना। हाँ सर। आर कहाँ से लिया है मैंने? L/4। L/4 कहाँ है आर? भाई साहब गजब यार। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तब जाके इस साइड राइट साइड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेफ्ट साइड जाएंगे तब जाके मेरा पूरा रोड कवर, पूरा रॉड कवर होगा। हाँ तो यहाँ पर कैलकुलेशन में राइट और लेफ्ट दोनों ले लिए हैं। अब अगर हम राइट में यहाँ से लेकर मिड पॉइंट से लेकर एंड तक जाएंगे तो उतना ही इस साइड भी होगा, तो पूरा रोड कवर, पूरा रॉड कवर हो जाएगा मिड पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक। तो आर की वैल्यू 0 से लेकर L/2 तक होगी, अच्छा, हाँ 2 से मल्टीप्लाई भी किया सर। अच्छा है ना। हाँ सर। और अगर ये 2 से नहीं मल्टीप्लाई करते तो तो क्या माइनस L/2 माइनस L/2। से प्लस L/2 करते हैं। हाँ सर समझा। ठीक है, हाँ आगे बढ़ो। सर ये थर्ड स्टेप, सर ये स्टेप में x कहाँ पे गया फिर? कहाँ? सर नीचे नीचे करो थोड़ा, बस ये थर्ड 2g लैम्डा x इंटीग्रेट x स्क्वायर x sec स्क्वायर थीटा d थीटा के उधर x जो है ना, आपने कैसे कट किया वो समझ में नहीं आया। कट किया हाँ सर। x अपॉन x क्यूब है ना, सर ये वाला तो उधर 2g लैम्डा अपॉन x आना चाहिए। इधर देखो, आर को x tan थीटा लिखा तो dr इज x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो जी dr की जगह लिख दिया x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे x क्यूब हो गया, है ना, नीचे x क्यूब हो गया। यस सर। तो ऊपर x स्क्वायर है और नीचे, ऊपर x स्क्वायर मतलब ये वाला x और ये वाला x, और नीचे एक x बच गया। हाँ सर। अच्छा, तो मैंने मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर x में। लिख दिया, ये डिनोमिनेटर में होगा ऐसा। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, ये x डिनोमिनेटर में होगा। ये x डिनोमिनेटर में होगा। हाँ, यही सब देखते रहो, यही सब करते रहोगे तो दिखेगा तुम्हें अगर कहीं ऐसा। और कहाँ ये जो x दिख रहा है ये x चला जाएगा डिनोमिनेटर में। ऐसा, हाँ ठीक है। यस सर। यस सर। आगे बढ़ूं, बोलो। यस सर। थर्ड, तो देखो जो जो फॉर्मूला है मैं बोलूंगा याद करने को। जैसे ये जो फर्स्ट वाला पॉइंट मार्क्स का मैंने किया था, ये फॉर्मूला है, ये याद रहना चाहिए, समझ रहे हो। हाँ सर। ये फॉर्मूला है। इसके बाद जो नीचे दोनों किया, ये दोनों क्या है, इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। किसी किसी बुक में ये दोनों रिजल्ट को भी ये स्टैंडर्ड रिजल्ट देके लोग बोलते हैं याद करने के लिए, बट मैं एडवाइस नहीं करता। मैं कहता हूँ कि फंडामेंटल फॉर्मूला याद है, उसके बाद जैसा भी होगा कर लेंगे, ठीक है। अब जो कर रहा हूँ अगेन ये पॉइंट मार्क्स का ही एप्लीकेशन है, बट इसको एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड
तो जो फॉर्मूला होगा उसको मैं वो हैशटैग हुआ करके उस तरह से बता दूंगा, वो याद करना है। बाकी उस फॉर्मूले की एप्लीकेशंस हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड मेडिकल क्लास में बहुत लोग क्या करते हैं, सीधा फॉर्मूला दे देते हैं, डेरिवेशन नहीं करते हैं। बट हम लोगों के पास टाइम है, कुछ तो सीखेंगे ही ना। इसका जितना करा रहा हूँ उसका 30% भी अगर सीख लिया तो सफिशियंट है। ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट on the axis of uniform circular ring. इसका मतलब क्या हुआ वो देखो। मतलब ये हुआ, सपोज ये कोई रिंग है, तो रिंग में मास क्या होगा, थ्रू आउट इट सरफेस हो, आई मीन पेरिफेरी होगा। होगा ना। यस सर। तो ये रिंग का सेंटर है, वो कर दो। और ये एक्सिस पर यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड हम निकालना चाहते हैं। इस रिंग का रेडियस मान लो इस रिंग का रेडियस R है, इस रिंग का मास m है। एक मिनट, तो मास इसके बाउंड्री पर, से किसी भी रिंग में बैंगल में देखते हो मास कहाँ है, मास तो केवल उसके पेरिफेरी पर है ना, समझ रहे हो। यस सर। और ये एक्सिस कौन सा है, उसके सेंटर से पास करता हुआ रिंग के परपेंडिकुलर प्लेन में। ये बात समझ आई कहाँ पर है, बोलिए। यस यस सर। एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। तो ये पॉइंट P का डिस्टेंस मान लो x है। तो यहाँ पर मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो, किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे पेरिफेरी के, मान लो इसी पॉइंट पर अगर हम देखते हैं, सब ध्यान से देखो, तो कोई भी छोटा सा अगर हम मास लेते हैं यहाँ पर dm, तो इस dm के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होगा, इधर होगा, de होगा। यस सर। ये एंगल थीटा होगा। तो इस de के दो कंपोनेंट होंगे, ये de साइन थीटा और ये de कॉस थीटा। होगा ऐसा। यस सर। अच्छा, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर थीटा कांस्टेंट है, पेरिफेरी का कोई भी पॉइंट होगा एंगल तो उतना ही बनाएगा ना। यस सर। अच्छा, तो जस्ट इसके आपको समझाने के लिए इस बार वैसा नहीं करता हूँ, इसके डायगनली अपोजिट यहाँ वाला पॉइंट लेंगे अगर,
एक और, तो यहाँ से तुम्हें आइडिया मिलेगा कि इसमें जो डी होगा और थीटा होगा तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, केवल कॉस थीटा बचेगा। यस सर। दिख रहा है? हाँ सर। तो कम से कम इतना तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसका डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर ऑफ द रिंग होगा। यस तो सर। हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगा ये इंटीग्रल ऑफ डीई कॉस थीटा होगा। होगा? यस सर। तो थोड़ा कोशिश करो, इसको कॉपी कर लो और थोड़ा कोशिश करो, शायद ये आप खुद कर लेंगे। अभी आप जल्दी कीजिए।
सर इसमें लिमिट्स क्या लेंगे, समझ में नहीं। देखते हैं, जो बनेगा वो लेंगे। जैसे ड्रॉ कर चुके हो सब। Yes, Yes. sir. ये आर कांस्टेंट, ये एक्स कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट होगा। Yes, sir. तो देखो लिमिट क्या लेंगे, खुद समझ में आ जाएगा। तो डी की जगह लिखेंगे जी डी एम अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होगा, बी बाई एच, दैट इज एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। यस सर। तो इसमें देखिए जी कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, यस सर। एक्स कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के अंदर बचा क्या, डीएम, यही बचा। तो डीएम का इंटीग्रेशन एम, तो जी एम एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला हो गया, ये आपको याद रखना है। कोई डाउट किसी को? सर No, sir. फॉर्मूला इसलिए बोला बेटा क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत कुछ आसान हो जाएगा। जैसे x इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो रिंग के सेंटर पर 0 होगा, Yes, sir. है ना। ऐसे भी रिंग के सेंटर पर देखो, हर पॉइंट का डायगनली अपोजिट इक्वल अपोजिट होगा तो वेक्टर सम 0 ही होगा। यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको। आगे बढ़ूं, बोलिए। यस सर। अगर ध्यान से देखोगे तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर 0 है, और x इंक्रीज करने से इंक्रीज ही करेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ऊपर भी x है और नीचे भी x का टर्म है Yes, sir. है ना। तो हम लोग कोशिश करते हैं ये फाइंड आउट करने की कि रिंग के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है।
बोलो। यस सर। तो क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? पोजीशन ऑन द एक्सिस at which gravitational field is maximum। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये रिजल्ट याद करना है आपको। आया कहाँ से उसके लिए मैं करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग मैक्सिमम मिनिमम में पढ़े थे ना कि y को मैक्सिमम होने के लिए dy by dx 0 होना चाहिए। Yes, sir. So for e to be maximum, de by dx should be 0। Yes, sir. तो एक बार de by dx निकालने की कोशिश करते हैं। तो जी एम, अच्छा इन सब बातों को एज अ नोट याद रखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में क्या है कि ये रिजल्ट याद रहे। मेडिकल के लिए, इंजीनियरिंग वालों को तो जब भी जरूरत हो बोलूंगा निकाल लो। नोट 1। जो भी है देख लेना। तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा जी एम। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इसमें u बाई वी लगेगा, लगेगा कोसेंट रूल। Yes, sir. sir. अच्छा, तो डिनोमिनेटर में वी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर मेरा हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, न्यूमरेटर में पहले डिनोमिनेटर को बाहर रखा, दैट इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 को न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया 1 माइनस, दूसरी बार न्यूमरेटर को बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएट किया। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 3/2 माइनस 1 1/2, फिर एक्स स्क्वायर को किया तो 2x। ऐसा इसको Yes. 0 से इक्वेट करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? देखने में बड़ा टर्म लगता है बट ऐसा है नहीं। अगर हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो न्यूमरेटर ही केवल देखना पड़ेगा ना मुझे। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, दिस शुड बी इक्वल टू, ये 2 2 गया तो 3x स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2, ऐसा होगा? बोल। Yes, sir. तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर होगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर होगा। तो x इज इक्वल टू r बाई रूट 2 होगा। ऐसा? यस। तो ये एज अ रिजल्ट याद रख लो, रिंग के सेंटर से r बाई रूट 2 डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम होता है। ये एज अ रिजल्ट याद रख लोगे तो बीच के ये सब प्रोसेस से बच जाओगे। ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम at a distance r by root 2 from the center of ring। आया समझ? बोलो। यस सर। कॉपी कर लीजिए।
सर बोलो सर वो आपने डीएक्स से क्यों डिफरेंशिएट किया वो बताओ, क्या? समझा नहीं सर, डीएक्स से क्यों डिफरेंशिएट किया? अरे यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज करना है तो क्या चेंज होगा इसमें? रिंग का मास चेंज होगा? नहीं। रिंग का रेडियस चेंज होगा? नहीं। तो चेंज क्या होगा? जी चेंज होगा? नहीं। तो एक ही वेरिएबल है ना। ओके पॉइंट पी के पोजीशन आगे पीछे करने से आर में कोई चेंज हो रहा है? नहीं। नो मास में कोई चेंज हो रहा है? नहीं। जी में कोई चेंज हो रहा है? नहीं। तो वेरिएबल एक ही है ना। अच्छा ओके आगे बढ़े? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes. अच्छा, तो क्या है कि ये सर्कुलर है तो फॉर्मूला है। अब वही क्या करेगा कि सर्कुलर का कुछ पोर्शन हो जाएगा आधा अधूरा, मतलब हाफ सर्कल, क्वार्टर सर्कल, या फिर कोई एंगल दे देगा, तो अब तो फॉर्मूला लगेगा नहीं। लेकिन हाँ, इस तरह का जो मेथड किया है, ये मेथड अगर ध्यान में है तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए डेरिवेशन बताता हूँ। नहीं तो फॉर्मूला लिख के मेडिकल बैच में बहुत लोग बढ़ जाते हैं, बट मुझे वो समझ नहीं आता। तो थोड़ा पेन लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट प्रॉपर मेथड से समझो। आई बात समझ में? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब नोट टू खुद से लिख लो। x जब 0 रहेगा तो सेंटर पे आ जाएगा, तो e की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो ये एक थंब रूल है। ये कोई क्वेश्चन पूछे तो तुरंत बता सकते हैं, हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होता है। आया समझ में? यस सर। तो लिख ही देता हूँ मैं। नोट 2, hence gravitational field at the center of uniform circular ring is always 0. Gravitational field at the center of uniform circular ring is 0. ठीक है, कॉमन सेंस है। यस अब एक चीज खुद सोचो, जस्ट ऐसे ही आपको समझाने के लिए। ये रिंग है, तो रिंग के सेंटर पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, यस सर। और इन जब x का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा फिर 0 रहेगा। और r/√2 पर मैक्सिमम है।
बोल भाई। Yes, sir. सर आपका आवाज कट रहा था, आप बस बोल सकते हैं। मैंने कहा r/√2 पर मैक्सिमम है, x इज इक्वल टू 0 पर Yes, sir. 0 है और x इज इक्वल टू इंफिनिटी पर 0 है। यस सर। तो 0 है, r/√2 पर मैक्सिमम है और फिर 0 है। इसका मतलब है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यस सर। दोनों साइड मतलब ध्यान से समझो, जब इधर रहेगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा माइनस आई कैप में, और पॉइंट अगर इधर रहेगा तो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन प्लस आई कैप में रहेगा। तो इधर पॉजिटिव लिया, इधर नेगेटिव लिया, तो ये E वर्सेस X का ग्राफ होगा। सर वो रीजन नहीं समझा आपने, जो पॉजिटिव नेगेटिव लिया उसका। इस रिंग के राइट हैंड साइड में कहीं भी पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस आई कैप या माइनस आई कैप? प्लस आई गया। बट सॉरी सॉरी, माइनस ग्रेविटेशनल माइनस। फील्ड अट्रैक्टिव है ना, देखो ऊपर। हाँ हाँ सर, सॉरी। तो इधर ग्रेविटेशनल फील्ड माइनस आई कैप में, अगर पॉइंट कहीं इस साइड है तो अट्रैक्टिव होगा फिर सेंटर की तरफ, तो प्लस आई कैप में। यस सर, यस तो अगर मैं कन्वेंशनली इधर नेगेटिव लूं तो इधर पॉजिटिव होगा ना। आया समझ में? यस सर, यस। ठीक है, तो ये दोनों नोट को कॉपी कर लो। आगे बढ़ो। यस सर। अब एक क्वेश्चन करो। अब वो मैं सीधे फॉर्मूला पुट करने वाला नहीं दूंगा, बट ये सर्कुलर रिंग का जैसा समझा वैसा ही कुछ दिमाग लगा के छोटा सा क्वेश्चन करो। आपके रेफरेंस के लिए बता दूं, एस.सी. वर्मा क्वेश्चन नंबर 8 है ये। बुक का रेफरेंस लिख देता हूँ ताकि आप लोग बाद में कभी सॉल्व करो तो याद रहे। एस.सी.वी. क्वेश्चन नंबर 8। बिलीव मी, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोशिश करो जरा।
बोलो, आया कुछ? बोलो। No, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। अगर कंप्लीट रिंग होता, सेमी सर्कुलर की जगह सर्कुलर होता, तब तो हमारा आंसर 0 होता। Yes, sir. यस सर। अब क्या होगा? चलो देखो, यहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल फील्ड मिल गया तो ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू मास स्मॉल m हमारा आंसर होगा। Yes, sir. अच्छा, और बिना ग्रेविटेशनल फील्ड के भी बोल सकते हैं, अगर यहाँ मास m है तो देखो, सब ध्यान से देखिएगा, एकदम जल्दी क्वेश्चन है। यहाँ से थीटा एंगल पर कोई छोटा सा डी थीटा सेगमेंट लिया, तो इसमें जो भी मास है डी कैपिटल M, इसके कारण यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होगा? इधर होगा, इधर होगा, DE। बोलो। यस सर। तो DF कह दो, फोर्स लिया है ना, फोर्स लिखा है मैंने, तो DF ऐसा होगा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर होगा DF cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर होगा DF sin थीटा। हाँ या ना? हाँ, sir. एक तो अगर मैं इधर भी लूं तो देखोगे साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, केवल कॉस वाला बचेगा। Yes, और sir. नहीं तो इस बार ऐसे कर देता हूँ, दोनों मेथड समझ आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं, DF sin थीटा आई कैप का इंटीग्रल प्लस DF cos थीटा जे कैप का इंटीग्रल होगा। यस सर। इसमें आई कैप मुझे 0 आना चाहिए, देखते हैं सॉल्व करके आता है कि नहीं। अच्छा, जब ऐसा लिए हैं तो थीटा का लिमिट क्या होगा? -π/2 से +π/2 होगा ऐसा। यस सर। ये dm क्या हो जाएगा? तो लैम्डा इंटू कैपिटल R डी थीटा। लैम्डा वाम्डा का वैल्यू बाद में पुट करते रहेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देखो, DF G M अपॉन R स्क्वायर साइन थीटा आई कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत? GM अपॉन R स्क्वायर कॉस थीटा जे कैप, कोई दिक्कत? नो सर। DM को लिख देते हैं लैम्डा इंटू R डी थीटा। तो देखो, G स्मॉल m लैम्डा, R हटा देंगे तो नीचे R स्क्वायर का एक और R बाहर आ जाएगा। तो यहाँ कुछ ऐसा बचेगा, बड़ा टर्म नहीं लिखना चाहते हैं इसके लिए, लैम्डा साइन थीटा डी थीटा आई कैप प्लस
cos theta d theta j cap from minus 90 degree to plus 90 degree। ठीक है यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. तो ये हो गया जी स्मॉल एम लैम्डा अपॉन आर। साइन का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 आई कैप। कॉस का इंटीग्रल साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 जे कैप। ऐसा होगा? कॉस 90 जीरो होता है, Yes, sir. तो जी एम लैम्डा बाई आर, और साइन 91 और साइन माइनस 90 माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस 1 मिला के 2 हो जाएगा, है ना? तो जी एम बाई आर, लैम्डा क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज एम बाई एल। होगा ऐसा? क्वेश्चन में देखोगे रेडियस नहीं दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, तो इस एल की वैल्यू पाई आर के बराबर होगी। यस सर। तो आर की वैल्यू एल बाई पाई होगी। यस सर। आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो एल बाई पाई, तो हो जाएगा 2 पाई जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन एल स्क्वायर जे कैप। ये आंसर हो गया। सर वो आर स्क्वायर से आर कैसे हो गया? हाँ बोलो। आर स्क्वायर से आर कैसे? लैम्डा को लिखेंगे आर डी थीटा। यस सर, समझ गया। तो लैम्डा वाला के साथ जो आर है और नीचे जो आर स्क्वायर है उसमें से एक आर कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर, यस। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए और जिसका जिसका हो जाए आप लोग लीव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Thank you, sir. सर वो आप सेकंड सर थर्ड स्टेप बता सकते हैं? क्या बोल रहे हो? सर थर्ड स्टेप वो साइन डी थीटा के, सर वो स्टेप्स नहीं। क्या क्या? जोर से बोलो। साइन थीटा डी थीटा। हाँ सर वो नहीं समझा, मतलब आपने कैसे किया? अरे डीएम को लैम्डा आर डी थीटा। अच्छा ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, अरे देखा ही नहीं सर, सर समझा। ये जो डी कैपिटल एम है इसको लैम्डा आर डी थीटा पुट करोगे। हाँ हाँ सर समझा। आया समझ में? हाँ सर। तो लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते डीएम से, मतलब इंटीग्रेट। क्या डीएम? सर डीएम को इंटीग्रेट करके नहीं। बट थीटा तो कांस्टेंट नहीं है ना। थीटा कांस्टेंट होता और ये बाहर निकल जाता, केवल डीएम बचता, तब तो कर देते। हाँ हाँ लेकिन हाँ सर। इंटीग्रेशन के अंदर थीटा भी वेरिएबल है और डीएम भी वेरिएबल है, तो मैं हाँ कोशिश सर। करूंगा कि डीएम और थीटा में कोई रिलेशन मिल जाए, तभी तो सिंगल वेरिएबल बचेगा, तो हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। हाँ सर। पक्का?
लेकिन डीएम तो कांस्टेंट ही होगा ना, क्योंकि सर क्या सर डीएम तो कांस्टेंट ही होगा ना डीएम क्यों कांस्टेंट होगा? सर। सर मास कांस्टेंट ही होता है ना। अरे तो इस छोटे से पोर्शन का मास डीएम है ना। ओके सर, समझा समझा। हाँ सर समझा।